नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुमन आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिहाफ पे। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज जिसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम 70th जो बीपीएससी पीटी का एग्जामिनेशन होगा उसमें जो हम पेड क्विजेस जो है कंडक्ट करवाते हैं उसको वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में सीधे या फिर इनडायरेक्टली रूप से भी देखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न लगातार बदल रहा है, खास करके आपने 69th पीटी का अगर एग्जामिनेशन दिया हो या उसका पेपर देखा हो, ना देखा हो तो प्लीज़ इस पेपर को देखिएगा और जो अन्य जो हमारे 2-3 सालों के पुराने पेपर हैं उसको भी ऑब्जर्व करें। ठीक है, आप देखेंगे कि हर साल जो क्वेश्चन का नेचर है वो एक तरीके से हार्ड होता जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सही तैयारी करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये पेड क्विज काफ़ी इफेक्टिव है। आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी पूरी तैयारी करने के लिए। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट हुए हैं रिसेंट में। उसमें एडमिशन लेने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिए या फिर इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है इस वीडियो में, वहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, 3 नंबर होंगे, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके बहुत ही नॉमिनल फी पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेड क्विज के लिए भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो लोग भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसकी भी फी एक अलग होती है, ठीक है, ताकि आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारी बातों को आप ध्यान रखें। ठीक है, अभी आपके पास ठीक ठाक समय है, तो ठीक है, आपके पास पढ़ने का भी समय है और प्रैक्टिस का भी। तो इस वीडियो सीरीज को भी हम एग्जामिनेशन तक जो है चलाएंगे। यहाँ पे आप इसको फॉलो करिएगा अगर आप फ्री में हमारे इन इनिशिएटिव्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हमारा जो फॉर्मेट होगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे बताया जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है थोड़ा टाइम लिमिट होती है तो चीज़ों को शॉर्ट में बताना होता है। ठीक है, बट निश्चिंत रहिए, आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जहाँ ज़रूरी होगी वो दी जाएगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता, जिसे कोलकाता भी कहा जाता है, इसमें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक, तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो है ट्रेडिंग करने के उद्देश्य से आए। ठीक है, लेटर ऑन ये एक तरीके से पॉलिटिकल पावर बन गए और धीरे धीरे इन्होंने पूरे देश पे कब्जा किया। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले कलकत्ता का जो रीजन था, यहाँ पे इन्होंने अपनी पावर जो है इंक्रीज करी। कई तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे स्टार्ट हुई, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ या अन्य तमाम इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हुए, फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। ठीक है, तो उसी क्रम में एक प्रकार का यहाँ पे ओरिएंटल स्टडीज़ यानी जो प्राच्य शिक्षा है उसको बढ़ाने के लिए, है ना, ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एक ब्रिटिश जूरिस्ट भी थे और ओरिएंटलिस्ट थे, ठीक है, विलियम जोन्स इनके द्वारा। और ये ईयर है हमारा कौन सा, 1784। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम सी ऑप्शन को चुनेंगे। और इस इनिशिएटिव्स को, मतलब ये जो एशियाटिक सोसाइटी है, इसको सपोर्ट किया था उस समय जो 1784 के दौरान जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और इसमें जो है इंडियंस को सबसे पहली बार जो एडमिशन मिला एक तरीके से के लिए, या जो इंडियन सदस्य जो है इस एशियाटिक सोसाइटी में शामिल हुए, ठीक है, तो वो था 1829। हो सके तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, तो बुद्धिज्म आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको। ठीक है, तो जो है गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, और जैसे अब हम बात करें ज्ञान प्राप्ति की दिशा में, तो उन्होंने जैसे गृह त्याग किया लगभग 29 वर्ष की उम्र में। और जो है फिर अभी जो वर्तमान हमारा बिहार है, ठीक है, तो निरंजना नदी के तट पे लगभग 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, एक पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। ठीक, और हमारा स्थान कौन सा कहलाया, बोध गया। एक माइक्रो क्रेडिट योजना जिसका यहाँ पे फुल फॉर्म हम देख सकते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, पीएम स्वनिधि इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया था। ठीक है, तो इसको किस वर्ष में लॉन्च किया गया ये बताना है। तो कोविड-19 जब पेंडेमिक चल रहा था, स्टार्ट हुआ था, तो उसी में जो है
वर्ष 2020 के मई में एक ये पीएम स्वनिधि स्कीम चलाई गई थी। बेसिकली जो ये गली मोहल्ले में आकर के सामान बेचते हैं ना लोग, फेरी वाले खास करके, तो उनको एक कोलेट्रल फ्री 10,000 रुपये तक का लोन है ना, उनको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रोवाइड करने की ये स्कीम चलाई गई थी। यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए हमारा ठीक है। पृथ्वी के बारे में ज्योग्राफी में आप जब पढ़ेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स की थियरी आपको पढ़नी है, ठीक है। उसमें क्या है कि क्वेश्चन एक पूछा गया है, दो प्रकार की हमारी जैसे प्लेट्स होती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। तो इसमें से कौन सी सीमाएं तब बनती हैं जब प्लेट आपस में टकराती हैं और एक प्लेट को दूसरी के नीचे धकेला जाता है। तो पृथ्वी देखेंगे हमारे इसमें मतलब पूरे पृथ्वी पे 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है। तो जो कहीं एक दूसरे को के नीचे सबडक्ट होती हैं, ठीक है, और कहीं पे उसको ढकेलती हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। तो उसी क्रम में जब एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट है ना जाती है, ओवरलैप होती है, तो उसको कन्वर्जेंट यानी कि अभिसरित सीमाएं बनती हैं, वही कन्वर्जेंट प्लेट उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, आप स्वनियमन के जीव की संपत्ति और बाहरी वातावरण के भीतर एक स्थिर स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। एक कंडीशन होती है होम्योस्टैटिस, ठीक है। क्या होता है कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर दूसरे एनवायरनमेंट में अपने आप को मेंटेन कर लें, है ना, अपने आप को स्टडी रखें, आपके ऊपर उस स्थिति का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, उसको हिंदी में समस्थिति कहते हैं, हालांकि यहाँ लिखा नहीं हुआ है ना। तो ये इसी की परिभाषा यहाँ पे लिखी है ना। सी ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ पे इसको जो है आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, दोनों भाषाओं में हम देखते हुए चल रहे हैं क्वेश्चंस को। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना, जो जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे समझे तो लोकसभा में ये विंटर सेशन चल रहा है ना, मतलब संसद का हमारा विंटर सेशन चल रहा है। तो जो बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, एक साधारण विधेयक होता है, ठीक है, फिर एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, फिर कुछ मनी बिल होते हैं, खास करके जैसे बजट वगैरह का जो प्रावधान होता है। तो मनी बिल की विशेषता ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ संसद में, लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें प्रस्तुत होगा। जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद है उसमें प्रस्तुत नहीं होगा। तो ये मतलब प्रावधान जो राज्य के संदर्भ में दिया गया है हमारे भाग 6 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका आर्टिकल 198, इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वे कौन से 2 चर हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र द्वारा दिया गया है। तो इकोनॉमी में कुछ ये कर्व्स होते हैं जिसके माध्यम से कुछ हमारी कह लीजिए यूनिट्स होती हैं, उसके बीच में रिलेशन है ना, उसको दर्शाया जाता है, वेरिएबल्स होते हैं। तो कुजनेट वक्र में ये एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन और पर कैपिटा इनकम, है ना, इसको जो है दर्शाते हैं। ऑप्शन बी को चुनेंगे। एथिकल रिलीजन, ये पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में खास करके जो 1905 के बाद देखेंगे तो ये सब बुक्स पूछी जाती हैं जिनके द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी की पुस्तक है एथिकल रिलीजन, ठीक है। और गांधी जी की जो बायोग्राफी है उसको क्या बोलते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इसको भी ध्यान रखिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसमें से किसने की और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। तो बिहार में ही ये जो मतलब एंशिएंट यूनिवर्सिटीज कह लीजिए स्थित थे। तो विक्रमशिला की स्थापना जो है ये पाल रूलर थे, धर्मपाल, इन्होंने की। और ये आपका जो है नालंदा जो है इसकी स्थापना 5th सेंचुरी के आसपास कुमार गुप्त ने की थी, ठीक है। तो हुआ क्या था कि 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी ने इसको डिमोलिश करवा दिया था, ठीक है। तो लेटर ऑन रिवाइवल जो है इनके द्वारा ही इसका भी किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या है। तो सेंसस का आंकड़ा अभी नया नहीं है, 2021 में होना था परंतु अभी तक वो हुआ नहीं है, ठीक है। तो 11 के ही डेटा अभी पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो जो इनहैबिटेटेड विलेज है ना, इसकी सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो बिहार में ही थी। इसमें से किसकी जयंती को 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी 31 अक्टूबर को होती है। तो उसी क्रम में नेशनल यूनिटी डे जो है अब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2023 में भी इसी डेट को मनाया गया, है ना। ऑप्शन सी। जब एक नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो जल निकासी पैटर्न को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो है जितनी भी नदियों के कुछ यहाँ पे पैटर्न लिखे हुए हैं, इसके फ्लो के अलग अलग तरीके होते हैं, इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। तो जैसे हमारे कंटेक्ट से हम देखें जो रिवर्स के एग्जाम्पल हैं, तो ये पहाड़ी से निकले तो कई स्ट्रीम हो जाती है, तो इसको रेडियल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी वाला। मोहम्मद गोरी ने 1191 में
तबरहिंडा, ठीक है, जिसको भटिंडा भी कहा जाता है, इस पर हमला किया, जो इसमें से किस शासक के लिए एक रणनीतिक बिंदु था? तो आपको पता है कि मुस्लिम इन्वेजन्स के क्रम में जो ये राजपूत रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, तो इन पर ही 1191 में भटिंडा में जो है अटैक किया, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट था इनका। और यही इसी ईयर को जो है आप इस अटैक को किस नाम से अन्य जो फेमस है जानते हैं? बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। भारतीय वन अधिनियम 1927 निम्नलिखित में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया? तो जो है ये बना था आपका ब्रिटिश टाइम पीरियड में सबसे पहले, जो फॉरेस्ट एक्ट 1878 में, ठीक, तो उसको बाद में रिप्लेस किया गया था 1927 में। तो वही बात यहाँ पे पूछी गई थी, ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है? किस रूप में? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 12 अनुसूचियां हैं जिसमें अलग अलग विषय हैं। तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की लिस्ट है, स्टेट, कॉन्करेंट और यूनियन, ठीक है, तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किसने किया था? तो देखिए, भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, तो यही जो है ये जो हमारे एंशिएंट रूलर हुए अशोक, तो इनके पूरे थ्रू आउट इंडिया कई सारे इंस्क्रिप्शंस है ना, पिलर इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन है, इनकी लिस्टिंग आपको पढ़नी है। तो उसकी जानकारी और उसके बारे में व्याख्या करते हुए एक सेट का प्रकाशन अलेक्जेंडर कनिंघम जो ब्रिटिशर थे, इन्होंने 1877 में किया था। तो इस वर्ष को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक स्टार्स परियोजना भारत में चलाई गई है, तो इसमें ये किस राज्य को कवर करती है ये बताना है। तो स्टार्स का फुल फॉर्म है यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म करके स्टार बनाया है इन्होंने। तो इसमें क्या है कि जो है 2021 में इसको लॉन्च किया गया था और 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर तक ये रनिंग है। स्कूल्स के कुछ कह लीजिए उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, है ना, उसकी क्षमता बढ़े, ऐसे कुछ जो कमज़ोर राज्य के विद्यालय हैं वहाँ पे इसको जो है फोकस किया गया है। तो इसमें क्या है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार इसमें नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है राजस्थान है, मध्य प्रदेश और केरला, है ना, ये 6 राज्य हैं। तो इसमें कौन सा कोड बन गया हमारा? 1, 2, 3। अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक राजधानी पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में इसमें से कौन सी बौद्ध संगीत जिसको परिषद भी कहा जाता था, इसका आयोजन किया गया? तो देखिए, इतिहास में जो है एंशिएंट हिस्ट्री में 4 बुद्धिस्ट संगीतियाँ आयोजित की गई, ठीक है, अलग अलग समय पे अलग अलग शासकों के शासनकाल में। तो जैसे जो पहली हुई थी तो वो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में, दूसरी कालाशोक में, तीसरी जो है अशोक के शासनकाल में हुई। तो ये जो है कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इसमें जो चेयरमैन थे इस काउंसिल के लिए, उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस, ठीक, और ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है 250 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को चुनेंगे। और जो चौथी हुई थी वो कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर में, है ना, कनिष्क के शासनकाल में। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग जिसका नाम है दीवान ए अमीर कोही, इसकी स्थापना की? ठीक है, तो ये जो है दिल्ली सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टैब्लिश किया था इसको। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान इसमें से किस क्षेत्र में गवर्नर था? तो जो है ये दिल्ली डायनेस्टी में जो 5 सल्तनतों ने राज्य किया, ठीक है, तो जैसे पहले स्लेव डायनेस्टी थी, ठीक है, फिर खिलजी, उसके बाद आए तुगलक, ठीक है, फिर सैयद, फिर लोधी, है ना। तो यहाँ पे खिलजियों के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी में जो पंजाब का रीजन है ना, इसमें ये गवर्नर था, ठीक। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के बारे में हमें गलत कथन चुनना है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है। कई बार आप लोगों के क्वेश्चन इसी वजह से गलत हो जाते हैं। तो जो है भारत की रैंकिंग बताई गई है 132 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पे, ठीक है। नवाचार का जो ये इंडेक्स हमारा है, इस 132 में से हम 40वें स्थान पे हैं। और यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो, है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो दोनों बातें हमारी ठीक हैं, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। डी ऑप्शन को चुनेंगे हम।
दो कथन फिर से है, अब देखिए हमें सही चुनना है। ठीक, तो सोन भंडार गुफाओं के बारे में सही बात चुननी है। तो सोन भंडार केव्स बिहार राज्य में है स्थित, ये बिल्कुल ठीक बात है, राजगीर में। ठीक है, और ये गुफाएं जो है जैन धर्म का जो आजीवक सेक्ट है उससे संबंधित हैं। तो दोनों बातें हमारी ठीक है यहाँ पे। फिर देखें दो कथन हमारे पास है, फिर से उलोंग के बारे में सही कथन चुनना है। तो उलोंग क्या है? यह एक पारंपरिक चाइनीज है ना, यानी कि चीन में होने वाली चाय की जो है प्रजाति है या टाइप है कह लीजिए। और यह कैमेलिया सिनेंसिस है ना, ये पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है, जिसका उपयोग ग्रीन टी और ब्लैक टी बनाने के लिए भी किया जाता है। तो जो कुछ आप ये ग्रीन टी और ब्लैक टी आजकल है ना काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो इसको जो पीते हैं आप, तो ये इसी पत्तियों से बना है, उलोंग प्रजाति से। तो यहाँ पे भी दोनों बातें हमारी ठीक हैं। फिर से मैं आपको एक बार जो है रिमाइंड करा दे रहा हूँ, हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं, ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव हैं, और पेड क्विज भी। ठीक है, एडमिशन के लिए हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो खोल करके देख लीजिए, या फिर इसी वीडियो में जो आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्टिंग में देखा होगा, वहाँ पे हमारे 3 नंबर डिस्प्ले किए गए होंगे। ठीक है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास तैयारी करने के लिए बहुत समय है अभी। ठीक है, तो प्लीज़ जो है जुड़िए हमारे साथ और यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी इंश्योर करिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 2024 में होंगे, इसकी मेज़बानी किस शहर में होगी? तो जो 2020 के ओलंपिक गेम्स हुए थे, कोविड-19 पैंडमिक के कारण वो पोस्टपोन होकर के 2021 में हुआ था। ठीक, टोक्यो जापान में। और 2024 में जो होगा ये कहाँ पे होगा? पेरिस में। ठीक है, फ्रांस। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी जिसका नाम है सुरमा, निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो ये जो है रिवर फ्लो होती है सुरमा, इसमें बांग्लादेश में। मैप पे इसको एक बार लोकेट कर लीजिए, वहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कोशिश किया करिए जितने भी ज्योग्राफी के हम क्वेश्चंस को देखेंगे, आप लोग भी जब खुद ज्योग्राफी पढ़ें कहीं से किसी किताब में, तो अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो उसको साथ के साथ एक बार मैप पे जरूर लोकेट कर लीजिए, है ना, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित है ना, बहुत ध्यान से देखा करिए। तो जैसे अभी हमने ऊपर बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात की थी, तो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हमने देखा था अशोक के बारे में। ठीक है, तो यही सही है, बाकी हमने बता ही दिया था। पहली हुई थी राजगिरी में, फिर दूसरी जो है वो वैशाली में, तीसरी जो है पाटलिपुत्र में, और चौथी कश्मीर में हुई थी। ठीक है, जो फ्यूल है कोई हमारा, ठीक है, ईंधन कह लीजिए हिंदी में, इसके कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो फ्यूल को जो हम कैलोरीफिक वैल्यू एक्सप्रेस करते हैं यूनिट में, वो क्या होती है? किलो जूल पर केजी। ठीक है, किलोग्राम। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव, जैसे हम मानवों का एग्जाम्पल ले लीजिए, और किसी निर्जीव वस्तु के बीच की कड़ी माना जाता है? तो यहाँ पे है ना बाइंडिंग कह लीजिए, लिंक कह लीजिए जो होता है इन दोनों के बीच, इसको किसे बोलते हैं? वायरस। निम्नलिखित में से किसको व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है या माना जाता है? ठीक, तो जो मॉडर्न हमारी केमिस्ट्री है, इसके फादर के रूप में एंटोनी लेवोजियर है ना, इनका नाम ध्यान रखेंगे। अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ जिनको कह सकते हैं हम, तो इसका तत्वज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अष्टांगिक मार्ग की जो तरीके से कह लीजिए सिफारिश की गई गौतम बुद्ध जी के द्वारा ही। ठीक है, और किस लिए किया गया? तो इन्होंने ये कहा कि मानवीय दुखों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग जो है इसका पालन किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों के द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? तो जैसे पुर्तगीज सबसे पहले इंडिया में आए। ठीक है, ऐसे जो हमारी यूरोपियन पावर्स का क्रम है, ठीक है, डच है ना, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सब जितने भी आए, तो इन्होंने धीरे धीरे, आप जैसे हिस्ट्री में आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ कुछ जगहों पे इनके कब्जे होने स्टार्ट हुए। ठीक है, कलकत्ता, सूरत, नागपुर, जितने ये मुंबई, तो उसी क्रम में यहाँ पे 1661 में है ना, ये इनकी प्रिंस चार्ल्स की जो है ये शादी हुई थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ। तो उसी में पुर्तगालियों ने दहेज में पूरा जो इंग्लैंड अभी वर्तमान ये बॉम्बे द्वीप जो हमारा है ना मुंबई, इसको दहेज के रूप में दे दिया गया था इनको। ठीक है, तो हिस्ट्री में थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। सिखिज्म में कुल 10 गुरु हुए। ठीक है, गुरु नानक जी से स्टार्ट होकर के। ठीक, तो उस सिख गुरु का नाम हमें बताना है जिसने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की। तो जो आप पंजाबी लैंग्वेज देखते हैं, ठीक है, लोग लिखा करते हैं, तो उसमें जो लिखे जाने की जो लिपि है उसको गुरुमुखी कहा जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में देवनागरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो ऐसे गुरुमुखी लिपि को विकसित किया था गुरु अंगद जी ने।
ऑप्शन सी। आपसे क्वेश्चन मेरा आप यहाँ ये रहेगा कि गुरु अंगद जो थे वो कौन से नंबर के सिख गुरु थे, जरा आप ये हमें कमेंट करके बताइए। वह कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन है ना, और जो ये लॉर्ड वेवेल के बारे में इंफॉर्मेशन हैं कुछ, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारी फ्रीडम की प्राप्ति की दिशा में जब ये सब मिशंस आए तो वहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे अबुल कलाम आज़ाद जी, है ना। इन्होंने इनसे वार्ताएं की थी। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? तो जो है सबसे पहले इंडिया में जो एक मेजर एक्ट बना है ना, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो उसी को यहाँ पे है ना लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी भी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? तो जैसे अभी हमने 7वीं अनुसूची के बारे में बात की थी ना कि 3 प्रकार की लिस्ट है, स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट। तो ये सब्जेक्ट्स इसमें दिए हुए हैं। तो जैसे स्टेट लिस्ट पे कानून स्टेट बनाती है, यूनियन पे तो यूनियन बनाएगी, कॉन्करेंट पे ये दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन किसी भी राष्ट्र कल्याण का विषय हो, है ना, नेशनल इंपॉर्टेंस का, नेशनल कह लीजिए वेलफेयर का, तो उस पर यूनियन भी हमारा कानून बना सकता है राज्य की सूची का जो मामला हो। ठीक, तो ऐसा प्रावधान हमारा बताया गया है अनुच्छेद 249 में। ठीक है। अभी जैसे देखिए हमने पंजाबी के लिए है ना गुरमुखी लिपि की बात की, तो वैसे ही प्राचीन काल में खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये सब भी आप पढ़ेंगे। तो इसका इंस्क्रिप्शंस में काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, खास करके अशोक के शिलालेखों में। तो कहा गया है वही प्रश्न में कि अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे? तो जो नॉर्थ वेस्ट है ना, जैसे ऐसे मैप बना लीजिए, तो इधर जैसे पाकिस्तान का रीजन है ना, अपने इंडिया का इधर का रीजन है ना, नॉर्थ वेस्टर्न वाला, तो यहाँ पे जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें जो लिपि इस्तेमाल हुई है वो खरोष्ठी लिपि है। ठीक। जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जैसे अभी हमने इनहैबिटेटेड विलेजेस के बारे में बात की, तो वैसे ही इस जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार बिहार को ही चुनेंगे इसमें, डी ऑप्शन को। इस जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो सबसे अधिक थी, और ये करीब एग्जैक्ट जो नंबर था 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए मुगल काल में पेंटिंग का काफ़ी जो है क्रेज़ रहा स्टार्टिंग में, खास करके हुमायूं के शासनकाल से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। तो उसी क्रम में क्वेश्चन है कि ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद है ना, अब्दुस समद भी कई बार लिखा हुआ मिलेगा, तो निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? ठीक, तो ये हुमायूं ने ही इसको बुलवाया था। कहाँ से आया था? ईरान से, इसको भी ध्यान रखेंगे। काफ़ी फेमस पेंटर हुआ मुगल कोर्ट में, फिर आगे अकबर, जहांगीर, इन सब के शासनकाल में और भी लोग आए हैं। 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2019 में स्टार्ट हुई थी ये अटल भूजल योजना। ठीक है, ऑप्शन सी वाले को हम चुनेंगे। आप यहाँ पे जरा हमको क्वेश्चन का आंसर ये बताइए कि जल जीवन मिशन जो है उसको कब लॉन्च किया गया था? ये जरा हमें कमेंट करके बताएं आप। ब्रिटिश शासनकाल में एक व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको चलाया गया। ठीक है, तो 1848 में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? तो बेसिकली देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वाइडली कह लीजिए मतलब चलाई गई। तो उसी क्रम में इसमें नियम ये होता था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या है कि जैसे ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी जो क्षेत्र उसके अंतर्गत थे, तो अगर जो वर्तमान शासक है उसका कोई भी उसका लीगल या मतलब खुद का जो मेल है ना, उसका ये सक्सेसर नहीं है ना, उसका पुत्र वगैरह नहीं है, तो ऐसे रियासतों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। ठीक है, तो ऐसे में सबसे पहले जिसका एनेक्सेशन हुआ था वो था सतारा का क्षेत्र 1848 में। वही बात यहाँ पे पूछी गई थी, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। जैसे अन्य भी क्षेत्र भी इसमें कब्जे में लिए गए, जैसे नागपुर जो है 1854 में। ठीक है, संबलपुर जो है ये 1849 में। झांसी जो है काफ़ी पॉपुलर, ये रानी लक्ष्मीबाई वाला जो है, ठीक है, इसको एनेक्स किया गया लगभग 1853 में। ठीक, तो थोड़ा इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो और जानकारी मिलेगी। खादर और भांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित हैं? तो मिट्टी के प्रकार हैं ये, जो कछारी मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल हम जिसको कहते हैं।
ठीक, मिट्टी के सारे प्रकार जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब के बारे में पढ़ना है। इन सब से क्वेश्चन लगभग हर बार पूछे जाते हैं। इसमें देखिए पाणिनि कौन थे ये बताना है। ठीक है, तो प्राचीन ऐतिहासिक काल में एक विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था। ठीक है, और इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है। पौधा छोटे से स्टार्ट हुआ और एकदम एडल्ट होने तक उसके जीवन चक्र में जितनी भी घटनाएं हैं, आगे भी देखिए लिखा हुआ है कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता, इन सभी चीज़ों को समझने में सहायता करती है। तो यह विज्ञान की शाखा क्या कही जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे जितनी प्रकार की शाखाएं लिखी हैं ये सब अलग अलग चीज़ों से संबंधित हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो पूछा गया है इसको बोलते हैं फेनोलॉजी। ठीक, मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बहुत ध्यान से देखा करिए कि सही पूछा गया है या गलत। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के इसी वजह से गलत होते हैं। तो देखिए इसमें जो गलत वाला है वो देख लेंगे कि लिखा है भारतीय गंगा का मैदान, इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो सरासर ये गलत बात है। ठीक, आप देख लीजिए पंजाब से लेकर के इधर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल तक का रीजन जो हम मेनली गैंगेटिक प्लेन मानते हैं, यही सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक, तो यहाँ पे अन्य विकल्प ठीक है, ये वाला गलत था। नेक्स्ट है पिट्रा डुरा, है ना, ये टर्म है। इस शब्द के बारे में कौन सा कथन सही है? मध्यकाल में खास करके मुगल टाइम पीरियड में जो आर्किटेक्चर बने, मॉन्यूमेंट्स बने, उसमें ये पत्थर को दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक होती थी। तो जैसे आपने किसी ये देखिएगा मध्यकाल के जो मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल वगैरह या अन्य जो मॉन्यूमेंट्स उसमें देखेंगे तो ये डिज़ाइन कुछ पत्थरों के, है ना, चमकीले चमकीले लगाए जाते थे। तो वही होती थी ये टेक्निक। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो और वहां से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी और रीजन उसका ये है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपके इस आंसर का इंतजार रहेगा। और यहाँ पे जितने भी प्रश्नों को हमने देखा है उन सब से संबंधित जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है आप अभी से अपने नोट्स वगैरह में से पढ़ते हुए चलेंगे, या फिर जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं जब ये टॉपिक्स हैं तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करें तब। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चंस को अगले वीडियो में चलिए स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।